नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ की हर एग्जाम से रिलेटेड एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई उनमें से पूछे हुए सवाल हैं। ये आपको आगे जो यूपीपी री एग्ज़ाम है और आरपीएफ जैसी परीक्षाएं होंगी उनमें से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से लगाएं। अभी आपको एक एक अभी थोड़े दिन लगभग 20 प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको इनके चैप्टर भी कंप्लीट करवाएंगे। एक एक पहले प्रैक्टिस सेट ज़रूरी, किसी भी टाइम एक प्रैक्टिस सेट तो आपको चलते रहेगा हमेशा। उसके बाद जो भी एक एक करके चैप्टर है वो भी करवाते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बढ़िया बढ़िया सवालों से। तो पहला सवाल है कि पहला सवाल है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभक्त हैं। देखिए, कोई संख्या 5, 6, 7 से विभक्त है तो वो संख्या इनके लासा से जरूर विभक्त होगी। 4, 5, 6 और 7 का लासा आप निकालेंगे तो 210 आएगा। 210 आएगा। अब आपको चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 400 से 700 के बीच की संख्या चाहिए। 400 से 700 के बीच की संख्या चाहिए। अब बहुत सरल है, देख लीजिए, ये 210 है। जो अगली संख्या 5, 6, 7 से विभक्त होगी तो इनके लासा से विभक्त होगी। इनके लासा का मतलब 210 से अगली संख्या कौन सी विभक्त होगी? 420 विभक्त होगी। 420। उसके बाद कौन सी विभक्त होगी? इसका तीसरा गुणन तीसरा गुणज तो 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 630। ठीक, 400 से 700 के तक नहीं, एक मिनट, हाँ सही है। 400 से 700 के बीच की चाहिए। 400 से 700 के बीच की है। अब 200 नहीं चाहिए आपको, 400 से और 700 के बीच की चाहिए। तो कितनी संख्याएं हैं? एक 420 और एक 630। बस यही दो ऐसी संख्याएं हैं जो 400, 700 के बीच में 5, 6, 7 से विभक्त हैं, क्योंकि इनके लासा से विभक्त हैं। चलिए अगला है 400 और 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 2 बार आया। बढ़िया सवाल है। ठीक, जिनमें अंक 2 बार आया, कहाँ से चाहिए? 400 से और 700 के बीच में चाहिए। तो हम सबसे पहले 400 से 500 के बीच की निकालें। 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या जिसमें 6 अंक ठीक 2 बार आया हो। ठीक 2 बार ऐसे भी हो सकता है 466। 466 ऐसे हो सकता नहीं, होगा ही यही। ठीक, अब तक 400 और 500 के बीच में और कोई ऐसी संख्या है जिसमें 6 2 बार आया हो? आप बोलेंगे नहीं है। तो फिर 500 और 600 के बीच में कौन सी संख्या होगी? 500 और 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में संख्या होगी कौन सी? 566। 566, 6 2 बार आया। ठीक, अब 600 से 700 के बीच में यहाँ पे देखनी है आपको। 600 से 700 के बीच में देखनी। तो जैसे सबसे पहले तो अगर हम देखें, एक संख्या होगी 606। इसमें भी 6 अंक 2 बार आया। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 20 है। तो ये जो संख्या आपको लेनी पड़ेगी, आप पास नहीं, आप 6 अंक 2 बार आया तो 2 बार का मतलब 606। ऐसे होगी 616, 626, 636, 646, 646 और 656। 656, 656। और उसके बाद में आप एक यहाँ पे बाकी 660 से 669 तक कभी छोड़ के आप एक आगे लिख लीजिए 676 और 686 और 696। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गई। एक ये और एक ये और 9 इधर वाली। ठीक, अब ये 660 से और 669 तक देख लीजिए। 660 से 669 तक, 660 से 669 तक तो ये होंगी, ये भी 9 होंगी। 660 से और 669 तक 9 हैं जिनमें 6 अंक 2 बार आया। जैसे 661, 661, 662, 662 ऐसे करके 669 तक। तो ये 9 है, 9 ये है,
9 9 18 और 2 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 400 और 700 के बीच में, जिनमें एक अंक 6 2 बार आया, एक अंक 6 2 बार आया। आपसे 3 बार का पूछा जाए, 4 बार का, कोई भी एग्जामिनर है भैया, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला, दो संख्याओं का योगफल 75 है, उनका लासा 90 और मासा 30 है। लासा 90 मासा 30 है। अब बड़ी संख्या बताओ। देखिए, दो संख्याओं का योग 75 है। अगर आपको थोड़ी मतलब जानकारी है तो आप एक ऑप्शन ये निकाल दीजिए और एक ये निकाल दीजिए। बोलो क्यों? इसलिए कि जब दो का योग 75 है यहाँ पे, तो ये बड़ी संख्या मतलब एक कैसे 90 हो जाएगी। दूसरी चीज, अब दो संख्याओं का योग 75 है, दो संख्याओं का योग 75 है। अब 75 में जीरो ही नहीं जोड़ना है, 90 और 15 मासा भी है, 90 लासा 15 मासा, तो इसलिए हटा दें। अब 45 और 60 बची। अगर आपने देखी कि बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या 15 होगी, इनका लासा 90 नहीं है, इनका लासा 60 है, तो आप 60 को हटा दीजिए। अब 45 अगली कौन सी होगी? 30। 45 और 30 का 45 और 30 75, इनका मासा 15, 45 और 30 का लासा 90 और योग 75 है। आप ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको लगाने का, आप ऐसे ही लगाइए एग्जाम में। फिलहाल तरीका सीख लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही लगाना, तरीका जो भी हो। चलिए, दो संख्याएं, उनका मासा कितना है? मासा 15। हमने बताया कि जो संख्याओं का मासा होता वो संख्याओं का ही एक फैक्टर होता। तो संख्या अगर x और y हैं तो इनका मासा 15, तो संख्या कौन सी बनेगी? 15x और 15y। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा 90 गुणा में मासा 15। एक 15 से एक 15 कट गए, 15 से 90 काटे 6। अब इधर बचा आपका x इंटू वाई बराबर 6। अब 6 के दो सहअभाज्य गुणनखंड होनी है। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा, सहअभाज्य का मतलब होता, सहअभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं, हिंदी में लिख लीजिए सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक होता, जिनका मासा एक होता, वो संख्याएं सहअभाज्य होती। तो यहाँ पे दो ऐसे सहअभाज्य मतलब निकालिए जिनका मासा एक हो और गुणनफल 6 हो, गुणनफल 6 हो। तो आप कहेंगे एक 6 एकन 6, एक 3 दूनी 6, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब ये दोनों आपस में सहअभाज्य हैं, इनका मासा एक और गुणनफल 6, इनका मासा एक गुणनफल 6। अब आपको चाहिएगा बड़ी संख्या चाहिए। थोड़ी देर के लिए एक सवाल इसमें और पूछा जाता है कि ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े बताओ। तो आप जोड़े अगर पूछे जाए तो कितने होंगे? 2। अब संख्याएं पूछी गई तो संख्याएं अगर ये रख ली आपने, x की वैल्यू 6, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 15 छक्का 90 और ये 15 एकन 15, ये 15 छक्का 90 और 15 एकन 15, फिर ये वाली नहीं चाहिए तो ये वाली देखिए, मतलब दोनों का योग 75 चाहिए। तो एक 15 त्या 45, एक 15 दूनी 30, एक 15 दूनी 30। आपकी दो संख्याएं यही बनी, कौन सी? एक 45 और एक 30 बनी, एक 45 एक 30 बनी। ठीक, जब एक 45 और 30 इनमें से बड़ी संख्या पूछेगी 45 आंसर होगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, 6760 है। ठीक, उनका मासा 13। आप समझ जाइए, मासा 13, एक संख्या 13x और एक 13y होगी। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े पूछे गए? बढ़िया सवाल। ठीक, अभी बताए थे पीछे, तुरंत पीछे लगा। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा, लासा नहीं, गुणनफल, दोनों का गुणनफल दिया गया, दोनों का गुणनफल 6760 दिया गया। एक काट दीजिए, 13 25 65, 13 दूनी 26, 13 चौको 52। इधर बचा आपका x इंटू बाई, बाई बराबर x इंटू बाई बराबर 40। अब 40 को आपको ऐसे फैक्टर ढूंढे जो आपस में सहअभाज्य हो और उनका गुणनफल 40 हो, आपस में सहअभाज्य हो और गुणनफल 40 हो। तो 40 का मतलब आपके सबसे पहले दिमाग में जाएगी 40 एकन 40 और एक बनेगी 8 पंचे 40। और कोई है? जब आप जोड़े की बात करी जाए तो ये दो ही जोड़े हैं। अगर संख्याएं निकलवाई जाती फिर अलग, इससे भी निकाल के देखते, इससे भी निकाल के देखते, जो मतलब वहाँ पे आपके शर्त के अनुसार बैठती, फिर आप वो देखते। तो इनके आपसे जोड़े पूछे गए, तो जोड़े कितने? 2 जोड़े हैं। अगला सवाल, अगला है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत और प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात बताओ। ठीक, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं होंगी 2 3 5 7
और 11, 13, 17, 19, 4 4 8, इनका योग और बटे में 8। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, मतलब सबका योग जो 8 हैं अभाज्य, और बटे में 8। तो आप जोड़ेंगे 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 11 13 41 41 और 17 58 और 58 19 58 19 77 77 बटे 2 8। ठीक। और प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी? जैसे 2 4 6 डॉट डॉट करके 20 तक जाएंगे। 20 तक जब लिखेंगे तो हाँ 10 चाहिए, 10 चाहिए तो 5 1 से 10 2 से 10 तक और 10 से 20 तक 5 10। तो अब जब इनका एवरेज निकालेंगे तो पहली संख्या ये कितनी लिखी है? 10। 10 सम है, अगर विषम होती तो 20 की सर्च करते, और सम है तो पहली और आखिरी बटे 2, 20 और 2 22 बटे 2, मतलब उनका एवरेज कितना हुआ? 11। मतलब 22 प्लस 2 बटे नहीं हाँ बटे 2, पहली संख्या पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, 22 20 है, 20 20 2 22, 22 बटे 2 का मतलब 11 एवरेज है। ठीक। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11, और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत 77 बटे 8 है। इनका चाहिए आपको अनुपात, काट दीजिए 11 7 77, 8 का उधर 7 इधर, तो कितना आएगा? 7:8। ये अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालने कोई ट्रिक नहीं होती, आपको जोड़नी पड़ती है। अगला है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 30 और 50 के बीच, 30 मतलब 31, 37 और 41, 43 और 47, 1 2 3 4 5 हैं। एवरेज चाहिए तो 5 का भाग दीजिए। 1 7 8 1 9 3 12 12 7 19, 12 7 19, 3 1 4 3 7 7 4 11 4 15 15 4 19, 199 बटे 5। अब भाग दे दीजिए। 5 तय 15, 4 5 45, 4 5 40, 39.8। अगला थोड़े सरल हैं, कुछ एक आधे सवाल थोड़े मतलब लेवल के हैं, बाकी एग्जाम में सरल सवाल ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में अक्सर सवाल सरल पूछे जाते हैं, हम लोग बड़े बड़े सवाल लगाते रहते हैं। फिलहाल लगाने चाहिए, क्योंकि जब अगर बड़े बड़े सवाल मतलब टफ सवाल हम लोग लगा लेते हैं तो फिर सरल सवाल तो लग ही जाने। तो इसलिए सरल आए वो भी लगाओ, टफ आए वो भी लगाओ। एग्ज़ाम पास करना, सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर पास करना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात। और मतलब सरकारी नौकरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचें कि सरकार उसकी जो मिनिमम एज 18 साल है, आप सोचें 14 साल में 12 साल में लड़का पैदा हुआ चलो सरकारी नौकरी नहीं। अगला 3 संख्याएं, 3 संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के तिगुने, तीसरी चलिए पहले आप रख लीजिए 15x 17x और 19x रखना पड़ेगा x में। तो तीसरी संख्या के तिगुने, मतलब तीसरी संख्या के तिगुने का मतलब हुआ 19 का तिगुना 57, 19 का तिगुना 57x। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग, इनका योग 15 17 32x के बीच का अंतर 625 है। 57 और 32 में अंतर है 7 से 2 घटे 5, 5 से 3 घटे 2, 25x का अंतर है। 25x बराबर 625 है, 25x बराबर 625 है। ठीक। x बराबर कितना आएगा? 25, 25 दूना 50, 25 x बराबर 25। पूछा क्या है? पूछ रहे हैं कि पहली और तीसरी का अंतर बताओ। पहली और तीसरी 4x का अंतर है, x की वैल्यू 25 है, 4x की वैल्यू 100 है। अगला 3 संख्याएं PQR 15:17:20 में विभाजित किया गया, 3 संख्याओं को। ठीक। सभी संख्याओं का योग 3640 है। P और Q के बीच का अंतर, R और PQ के बीच का अंतर का अनुपात बताओ। सरल है, तो ये हो जाएगा 15 17 32 20 52x, 52x अनुपात में दी गई, x में रख के आपने जोड़ लें। विभाजित किया गया, संख्याओं का योग 3640 है। आप 3640, 52x बराबर 3640, 13 चौको 52 और 13 दूनी 26, 10 104, 13 8 104, 4 से काटे 4 7 28, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 70।
यह संख्या 15 सत्ते 1005, ये 17 सत्ते 119 मतलब 1190, 20 सत्ते 140 मतलब 1400। अब आपको चाहिए क्या, P और Q, P और Q का अंतर, ठीक, P और Q का अंतर 2, एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 की यूनिट 140, इनका अनुपात मतलब इनका अंतर 140। और फिर कह रहे ये R और Q इनका अंतर 3, तो ये हो जाएगा 210, एक यूनिट की वैल्यू 70 है तो 3, यहाँ पे अंतर कितना है 3, और 3 की मतलब एक की वैल्यू 70 है तो 3 की 210, बिंदी से बिंदी 7 दूनी 14, 7 ત્યાં 21, आराम से काटिए, सरल सा सवाल है। अगला, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का अनुपात, पिता और पुत्र की, एक पिता है एक पुत्र है, एक पिता और पुत्र, उम्र का अनुपात कितना 5:3 है, ठीक। उनकी निरूपित आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका 5x और 3x, गुणनफल कितना 5 है 15x स्क्वायर बराबर 960, 15 छक्का 90, 6 बचे 60, 15 चौको 60 मतलब x स्क्वायर बराबर 64, x बराबर आपको पता कितना आएगा 8, x बराबर 8, कैसे स्क्वायर हटाया रूल लगा दिया, x बराबर 8। अब इसकी उम्र 40, पिता की उम्र 40 और इसकी उम्र 8 ત્યાં 24, कह रहे 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। अब 6 वर्ष बाद पिताजी की उम्र 46 और 6 वर्ष बाद लड़का की उम्र 30, काट लीजिए, 2 से काटे 23 और 2 से काटे 15, 23:15, सरल है। अगला सवाल है, 15 व्यक्तियों का औसत 32 है, ठीक, 15 व्यक्तियों का औसत 32 है, 15 व्यक्तियों का औसत 32 है। अब 15 का योग निकाल लीजिए, 15 दूनी 30, 15 ત્યાં 45, 15 दूनी 30, 15 ત્યાં 45 और 3 48, 480, ठीक। और अगर दो व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए, व्यक्ति कितने होंगे 17, एवरेज में 3 की वृद्धि मतलब 32 और 3 35। अब इनका योग कितना होगा 17 अपना 85, 17 ત્યાં 51 और 8 59 मतलब 595। अब आप समझिए कि जो दो नए व्यक्ति आए उनकी उम्र इधर है, पुराने वाले की 15 की 480 है, नए वालों की उम्र कितनी 5, 9 से 8 घटे 1 और 5 से 4 घटे 1, ये सब हम इसलिए पहले से कर लेते हैं, हमारे ही नहीं सवाल पड़े हुए होते हैं, सभी को पता होता कि ऐसे सवाल अगर पूछे जाते तो उनमें क्या होता, केवल कैलकुलेशन करनी होती। अगर मैथ में आप सीख रहे कि कैसे लगाएंगे, आपको मतलब क्लास 6 वाले बच्चे नहीं होंगे जो मतलब आपको पता नहीं कि 15 व्यक्तियों का औसत पर पहले पूरा फंडामेंटल बताओ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आपको पता कि 15 व्यक्तियों का औसत 32, तो हमें योग निकालना पड़ेगा, 2 व्यक्ति शामिल हो गए 17 हो गए, औसत में 3 की वृद्धि मतलब 32 3 35, उनका योग निकाला। अब जो नए आए पहले उनकी उम्र चाहिए, फिर उनकी उम्र से कुछ कहा गया होगा कि बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की उम्र में 9 वर्ष का अंतर है, ठीक, 9 वर्ष का अंतर है, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, अगर एक की x है तो एक की कितनी x + 9, इन दोनों का योग कितना 115 है, x 2x और 9 उधर जाएंगे कितने बचेंगे 106, x बराबर 53, एक 53 का एक 9 साल ज़्यादा का होगा, x की वैल्यू 53 है, 9 साल ज़्यादा मतलब 53 7 2 9 62, एक कितने का 62 का, ठीक। अब आपसे पूछा कि उनमें से छोटे व्यक्ति की उम्र बताओ, छोटे व्यक्ति की उम्र भैया 53 साल है। अगला, ठीक, ये सवाल ये पढ़ने में काफ़ी टफ लग रहा, इसको आप मतलब बहुत सरल तरीका से लगा दीजिए। अब देख व्यापार से मतलब आ गया कि व्यापार का मतलब पार्टनरशिप, जरूरी नहीं पार्टनरशिप से ही मतलब मेथड से लगाएं, हम इसको बहुत सरल मेथड से लगा सकते हैं। कैसे, जैसे उसने 1,70,000 की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया, 1,70,000 लगाए, 1,70,000 लगाए। अब कह रहे पहले वर्ष के दौरान 4% का घाटा हुआ, उसकी जो पूंजी थी 4% घट के कितनी बचेगी 96%। अब उसकी पूंजी इतनी बची, दूसरे वर्ष 5% का शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ हुआ, तो इस पर अब 5% का लाभ होगा मतलब 105%, 105/100। फिर तीसरे वर्ष के अंत में अपनी नई पूंजी पर 25% लाभ कमाता, तो इस पर 25% लाभ कमाएगा, 125% हो जाएगी उसकी पूंजी। पहले टोटल पूंजी निकल आएगी, लगाई कितनी थी, जो बचेगा वो लाभ है। अगला आप काट लीजिए, 1 2
3 4, 1 2 3 4, ठीक। 25 पंचे 125, 100, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 24, 4 से काटे 24। अब नीचे कुछ नहीं, ऊपर गुणा करना, 24 ये कर लीजिए, 24 पंचे 120 गुणा 105 और गुणा में 17, गुणा में 17। आपको 12 का पढ़ा आता होना चाहिए, 17 का। तो 12 पंजे 60, 12 एकन 12, 12 पंचे 60, 12 एकन 12। अब इसमें गुणा करना है एक जीरो और है, ठीक। इसमें गुणा करना है 17 का, 17 का जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 17 छंगा 102, 17 दूनी 34, 10 44 हासिल के। 17 एकन 17 4 21, 2,14,200 रुपया कुल पूंजी हो गई उसकी। और लगाई कितनी थी? 1,70,000। अब 2,14,200, 2,14,200 से आप घटा दीजिए 1,70,000, तो 2,14,200, 2,14,200, 2,14,200 से 1,70,000 घटा दीजिए। तो आपकी जो बचेगी, जो बचेगा वो लाभ होगा 0 2 4, 11 से 7 घटे 4, 11 से 7 घटे 4, 44,200 रुपया का लाभ है। 44,200 रुपया का लाभ ये है, ठीक। अगला, एबीसी ने एक व्यापार में 55,000, 65,000 और 75,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ये काम करने वाला साथी है, लाभ 20% भत्ते के रूप में प्राप्त करता है। जो बचेगा 80% उनके लाभ के अनुपात में बटेगा। तो सबसे पहले इनके मतलब पूंजी का अनुपात निकालना है। पूंजी गुणा समय से मतलब कुछ नहीं, तो इसका हो गया 5 11, 5 13 और 5 15। टोटल लाभ कितना हो गया? 15 13 28 और 11 39। टोटल लाभ कितना है? 39। अब ध्यान दीजिए भैया कि टोटल लाभ 39 है, इसमें से 20% ए को चला गया पहले से, फिर जो बचेगा वो उनके अनुपात में बटेगा। तो जो 20% जाने के बाद कितना बचेगा? 80%। अब ये लाभ जो भी था वो 39 था, जैसे 39 यूनिट था तो 39 लाभ 20% तो ए ने ले लिया। अब जो 80% बचा वो तीनों में इनके पूंजी के अनुपात में बटेगा, उसमें से हिस्सा किसका दिया गया? ठीक, 20% लाभ कमाता, भत्ता कमाता और शेष उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता। सी को प्राप्त 27,000 है। अब सी को इधर प्राप्त कितने होते हैं? सी की वैल्यू है 15 और कितने मई से है? 39 मई से। ठीक, अब सी को इतना लाभ प्राप्त हुआ, इतने की वैल्यू कितनी है? इतने की वैल्यू है 27,000, इतने की वैल्यू 27,000 है, 27,000। अब काट दीजिए, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो 39 से 39 कैंसिल, ठीक। 15/39, एक बिंदी, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10, 2 चाकू 8, 4 त्याई 12, 12 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू 27,000। ये सी का लाभ है, 12 यूनिट की वैल्यू 27,000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 3 बचे 30, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2250। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2250। कह रहे कुल लाभ क्या है? कुल लाभ मतलब जो कुल लाभ है 11 13 15 39 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आप 39 यूनिट का गुणा कर दीजिए। समय 0 है, कोई बात नहीं, 39 का एक एक अंक करके गुणा कर लीजिए। 9 0 9 पना 45, 9 दूनी 18 और 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 0 9 पना 45, 9 दूनी 18 4 22 और 9 दूनी 18 और 2 20। 3 से गुणा करेंगे तो 0 तिपचे 15, तिपचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। कुल लाभ चाहिए 5, 5 2 7, ठीक, 7 और 6 2 8, 87,500 750 रुपया, 87,750 रुपया। थोड़ा मतलब सवाल था कि 20%। अब समझ लीजिए जो 39 यूनिट टोटल लाभ है उसमें से 20% ए ने अलग से ले लिया, फिर जो बचा 80% वो इनके यूनिट में बटेगा, मतलब पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो पूंजी में उसमें सी का हिस्सा पता करना चाहिए, क्योंकि सी का हिस्सा इधर दिया गया 27,000। चलिए अगला, ए अपनी आय का 35% खर्च करता है, उसकी आय 20.1% बढ़ जाती है। ये देखो
जैसे 100 रुपया आय है, 100 रुपया आय है, 35% खर्च कर दिए, कितने बचाए? 65%। कितने बचाए? 65। अगर 100 थी, 35 खर्च कर दिए, 65 बचाए। अब उसकी आय में 20.1% की, 20.1 पढ़े या 20.10 पढ़े, अगर 0.1 होता तो 1 और 20.1 है, इतना तो जानते ही होंगे यार। ठीक, तो 100 को जब 20.1% पढ़ाएंगे तो ये 120.1 या 120.10 हो जाएगी। फिर और उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि हुई। व्यय में 20% की वृद्धि मतलब 120, 65 था पहले व्यय, 35 बचाए थे, 65 व्यय करे, 20% बढ़ गए तो एक बिंदी कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से काटे 13, 2 छंग 12, 5 दूनी 10, 5 से काटे 13, 13 छंग 78। अब इसमें खर्चा कितना है? 78 का है। तो 120 रुपया 10 पैसा में 78 खर्चा है, तो बचत कितनी है? 10 पैसा की। ठीक, और 10 से 8 घटे 2, 10 से 8 घटे 2, 11 से 7 घटे 4, 42 रुपया 10 पैसा, 42 रुपया 10 पैसे का लाभ है, मतलब वो वृद्धि है, नहीं बचत है। और पहले बचत कितनी थी? 35, अब बचत कितनी? 42। तो कितने? 35 7 42, 7 रुपया 10 पैसा की वृद्धि है। कहाँ से? 35 से, गुणा में 100। डेली एक सवाल ऐसे करवा रहे, अब तो आने चाहिए आपको। जब भी आप काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 2 21, 5 को 20, 5 दूनी 10। ठीक, वृद्धि हुई तो डिक्रीज वाले तो पहले ख़त्म कर दीजिए। 142/7 मतलब 7 दूनी 14, 2 में भाग देंगे, भाग खवाई 0, 0.20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 20.28, 20.28, ये 8 है, 8 होगा बिना ही, नहीं 3 है, 20.3 होगा, क्योंकि ये 8 को 1 मान के 20.3 खर्चा बढ़ गया। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% व्यय करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, व्यय में भी 10% की वृद्धि होती, उसकी बचत में वृद्धि बताओ। ठीक, चलिए अगला लगा लीजिए इसे। अब मतलब डेली एक सवाल ऐसे 20 सवाल करवा दिए तो फिर अब इसमें भी नहीं लगाने को होगा, नहीं तो बता दें। अगला, एक खिलौना 950 में खरीदा गया, 1140 में बेचा गया, लाभ % बताओ। ये दुनिया का सबसे कठिन सवाल कह सकते हैं इसे, बहुत सरल है, लगा लेना, लग जाएगा, बहुत सरल, जब ना लगे बता दीजिए। अगला, एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 में खरीदा और 29,500 में बेच दिया। ठीक, 1,500 रुपया खर्च किए अतिरिक्त, 25,000 का था, 1,500 और खर्च किए तो 26,500 का पड़ा, 26,500 का। बेचा कितने का? 29,500 का, 29,500 का। तो उसका अभी भी लाभ है कितना? 0,0,0, 9 से 6 घटे 3,000 का लाभ है। 3,000 का लाभ जो है कहाँ से है? 26 टोटल, जो टोटल क्रयमूल्य टोटल पहले 25,000 था, 1,500 खर्च किए, 26,500, अब क्रयमूल्य 26,500 ही होगा। लाभ हानि इसी पर देखी जाएगी, मतलब नहीं 26,500 पर देखी जाएगी, और 26,500 का बटे कर दीजिए, गुणा में 100 बटे मतलब 26,500, 2 जीरो कट कर लीजिए, 5 पचम 25, 5 तय 15 और 5 छक्का 30, 600 बटे 53, 600 बटे 53। पहली बात तो लाभ है, हानि वाले को काम खत्म। ठीक, अब कितना लाभ है? 600 में आप 53 का भाग दीजिए, 600 में 53 का भाग दीजिए, 53 का भाग देंगे तो 5 एकन 5, पहले 53 एकन 53, 7 बचे 70, फिर 53 एकन 53, तो कितने बचे? 17, 17 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए 170, मतलब 11 दशमलव लगभग समथिंग में है, 11 दशमलव के समथिंग में लाभ है। चलिए अगला, एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 में बेचा जाता है, सूची मूल्य या अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य कुछ है, 20% की छूट 80%, 80 बटे 100, तब कितना है? 54,000। सरल है, काट दीजिए, 1 8 8 8 8 छंग 48, 8 छंग 48, 6 बचे, 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, 6750, 6750 में 10 का और गुणा कर दिए, 67,500, 67,500। अगला, उस ड्रेस का विक्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 500 है, 20% और 10% की छूट पर उपलब्ध है। आप कोई भी सरल सवाल है या मतलब कठिन सवाल है, आप लगाइए तरीका से ही, 20% छोड़े तो 80 बटे 100, 10% छोड़े तो 90 बटे 100,
1 2 4 जीरो कट, 1 2 4 नीचे 4 ऊपर कट, 8 5 40, 4 9 36, 360। अगला है किसी उधार दी गई राशि पर 20% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 432 है, तो मूलधन बताओ। देखो अंतर का सवाल है, ठीक। अंतर कैसे निकालते? सबसे पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, जल्दी वाली। कैसे? अगर मूलधन कुछ है 1000, मूलधन 1000, ब्याज की दर कितनी है 20%, 20% का मतलब 20/100, 20/100। अब 3 वर्ष का अंतर दिया गया, अब 3 वर्ष का ब्याज निकालने की कोशिश करिए। 1 2 जीरो कैंसिल, 200 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 200, ठीक। अब जब दूसरे वर्ष जाएंगे तो पहले वर्ष कितने ब्याज लगे? एक, इस 200 का 20%, 200 का 20% 40, 200 का 20% 40। अब जब तीसरे वर्ष जाएंगे, तीसरे वर्ष जाना है तो जितने ब्याज लगे 200 240 इन सब पर ब्याज लग के लगेंगे, तो 200 का 20% 40, 200 का 20% 40 और 40 का 20% 8 रुपया, 40 का 20% 8 रुपया। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो टोटल इलाका है, टोटल जो है मतलब 200 200 400 600 700 728 रुपया ये ब्याज है। 2 2 4 2 6 और 120 28, 728 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, 28 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज कितना है, तो इसमें साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता 200 रुपया है। साधारण ब्याज कितना? 200 200 200 600। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना? ब्याज के ऊपर ब्याज लग के 728 रुपया। ये जो रखा ये वाला पोर्शन कौन सा? ये पोर्शन, ये जो पोर्शन रखा ये अंतर है इनका, ये इनका अंतर है। ये अंतर कितना है? 128 रुपया का अंतर है। जब 128 रुपया का अंतर है, 128 रुपया बराबर 432 है। आपको मूलधन चाहिए, मूलधन जो हमने 1000 यूनिट रखा है, तो 432/128 गुणा में 1000, ठीक। आप ऐसे निकाल लीजिए, काट दीजिए। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 1 4 0, 4 8 32, 16 12 6 8, 8 चौको 32, 8 नहीं कटी 8 से, 8 से 4 8 चौको 32 नहीं कटी ना, ठीक 32। आप कर लीजिए 4 से, 4 8 32, 4 दूनी 8, 2 बचे 28, 4 7 28, ठीक। 4 से काटे, अब फिर 4 दूनी 8, 4 से 100 काटे 25, 250, 200 काटे 125, 125 और 27 का गुणा कर लीजिए। मूलधन चाहिए 1000 यूनिट की वैल्यू, 27 पंचे 135, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 27 पंचे 135 के 5 हासिल के 13, 27 दूना 54, 10 64 13 67, 4 3 7 67, ठीक। तो 67 और कौन सा बचा? 27 एकन 27 6 33, 3375 रुपया आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसके अंतर का एक फार्मूला भी होता, पहले आप ऐसे सीख लीजिए, फार्मूला ज़्यादा नहीं सीखिए, ऐसे सीख लीजिए आ जाएगा। हाँ, जिस तरीका से मतलब बच्चे सेलेक्ट होते वो तरीका हम बता रहे हैं आपको। हमने सेलेक्ट मतलब बहुत लड़के बहुत सेलेक्ट भए हैं, यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग से बहुत लड़के सेलेक्ट हुए, बहुत लड़के सेलेक्ट हैं। चलिए अगला, 3 वर्षों के लिए 10% की दर से CI और SI का अंतर 155 है। अंतर कितना है? 155 है। तो मूलधन बताओ। आप ऐसे ही लगाइए इसको, जैसे हमने बताया आप ऐसे ही लगाइए। फिर कोई दिक्कत अगर है, चूँकि सरल है भैया, सरल है, तो अगर कोई दिक्कत आए तो बताइए फिर कमेंट में। आप लगा के देखिए, मैंने एक बता दिया, एक आप दूसरा लगा सकते हैं। और ये प्रैक्टिस से पूरे आप देखिए, पूरे मतलब एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए। आप एक बार नहीं देखते, जो भी हमने बताया 10 लड़के देखते हो, आप 10 देखिए, 10 लोग देखिए, पूरे 1000 10,000 लोग ना देखें, आप 10-20 लोग देखिए, मतलब पूरा देखिए और सीखिए भैया। वो मेथड बता रहे हैं हम आपको जिससे लड़के सेलेक्ट हुए, हम वही मेथड बता रहे हैं, ठीक। तो आपको भी सीखनी पड़ेगी। कोई मतलब पहले उसका सक्सेस रिविजन है क्या क्या निकालते रहते, फिर आके वहीं पे करवा देते बाद में, तो उन सब के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक। बहुत बड़े टीचर मतलब बहुत बड़े स्टूडेंट ना बने, आपको जॉब चाहिए केवल, और जॉब दिलाने के लिए हम पर्याप्त हैं। चलिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए धन्यवाद।